पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा बड़ा प्यारा, लेकिन आज एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी कहानी आपको हम सुनाएंगे। एक ऐसी जगह आपको लेकर जाएंगे जहां लोग घरों के दरवाजे बंद नहीं करते, वहां लॉक्स का कोई तस्वर नहीं होता, वहां किसी चीज़ के खो जाने का कोई शायबा ही नहीं होता कि कोई चीज़ गुम जाएगी तो मिल जाएगी, चूंकि वहाँ पर सब एक दूसरे का इतना ही ख्याल रखते हैं। यहाँ पर ज़ीरो क्राइम रेट है। जुल्फ़िकार सिद्दीकी आपको लेकर जाएंगे उस जगह पर और वहाँ की सैर भी कराएंगे, वहाँ के लोगों से मुलाकात भी कराएंगे और यहाँ पर ऐसा माहौल क्यों है इसकी बात भी करेंगे। बलती सल्तनत में खुशामदीद। यहाँ के लोग इसे बल्तिस्तान का दिल और राजों की सरजमीन कहते हैं। घांचे का इलाका खपलो, जो 2 सदियों तक गरीबी में पिसा, लेकिन लोग दिल से अमीर रहे। ज़िला गांचे बहुत खूबसूरत ज़िला है और यहाँ के लोग बहुत पुरअमन और नरम दिल लोग हैं और हम इन पहाड़ों के बीच अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी और चैन से गुजार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 3 सदी पहले बनी मस्जिद चखचन आज भी आबाद है। किसी का मवेशी खो जाए तो मोहल्लेदार उसके मालिक को ढूंढने यहाँ आ जाते हैं। ये बेड़ू दोनों जो है हमारे घर में काफ़ी अरसे से बैठा हुआ है। ये 3 जुमा हो गया इधर ला रहे, ये मालिक का अभी तक कोई पता नहीं है। जब मालिक पता चल जाएगा इंशाल्लाह ये ले जाएगा। 3 महीना पहले ये निकल गया था घर से। अच्छा, अभी 3 महीने के बाद ये अल्लाह की फजल से मिल गया मुझे। बस इस जिले की तारीख में आज तक एक चोरी नहीं हुई। लोगों के दिल और घर के दरवाजे हर पल खुले रहते हैं। हमारे पास हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं, तो उनकी तरफ से आज तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। यहाँ का क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0% है। यहाँ के लोग बड़े महज़िब, प्यार करने वाले और पढ़े लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोग बहुत ईमानदार और प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब हम अपने दुकानों को लॉक किए बगैर ही चले जाते हैं। यानी कि ईमानदारी की इंतहा है यहाँ पे कि एक भी तिनका यहाँ से वहाँ नहीं होते हैं। खूबसूरत इलाका, खूबसूरत लोग और ये प्यारी कहानी। आगे बढ़ते हैं जनाब, चूंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे महंगाई की और बात हम कर रहे थे कि दवाएं भी महंगी हो रही हैं, तो दवाओं की कीमत में एक दफ़ा फिर से इजाफा हुआ है। मरीजों को दवासाज कंपनीज ने एक टीका लगा दिया है। कौन सी दवाएं हैं और कितने फीसद इजाफा हुआ है, इसमें स्पेशली आज हम बात करेंगे। जो शुगर कंट्रोल करने की दवा यानी इंसुलिन है, ये जब महंगी हुई है यानी 4800 से 5600 पे, तकरीबन 800 रुपये ये महंगी हो गई, तो ऐसे में फिर क्या किया जाए। इस वक्त हमें ज्वाइन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल PMA, और हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। डॉक्टर कैसर साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। आपको भी याद होगा हमने इस पर शायद 2-3 बार इसी साल बात कर ली, यानी लास्ट 6-8 महीनों में बात कर ली कि दवाओं की कीमत में अचानक से इजाफा हो जाता है। रेगुलेटर्स कहाँ हैं, हुकूमत कहाँ है, रिलीफ क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ज़रा आप बताएं, गुफ्तगू आपने भी सुनी कि वो कहते हैं कि हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, ड्रैप ज़िम्मेदार नहीं है, कंपनीज ने खुद से ये दवा की कीमत बढ़ा दी है। ऐसे में क्या हो सकता था, क्या किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुएब आपका, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग हमेशा जो हेल्थ के इश्यूज हैं या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, और वो भी ऐसे इश्यूज जो कि एक आम आदमी का मसला है हेल्थ के हवाले से, उसको हमेशा उजागर करते हैं, उस पर बात करते हैं। मैं आपकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। और आपके बेसिकली जो सवाल है उसमें भी मैं समझता हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है कि ये
रैप ने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हुकूमत फिर फेल है कि लोग यहाँ अपनी अपनी मनमानी से हर चीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हर आदमी दूध, दही, चीनी, आटा, यहाँ तक कि दवाइयाँ तो एसेंशियल चीज़ों में आती हैं। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो इसकी तो सरासर ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम बेसिक सेहत की सहूलियात मुहैया करें, जिसमें कि दवा बहुत इम्पोर्टेंट है और दवा का ईज़िली अवेलेबल होना, मार्केट से गायब नहीं होना और सस्ते दामों में, यानी कि ऐसे दामों में कि जो कि उसको मिल सके और ख़ासकर वो दवाइयाँ जिसका आपने ज़िक्र किया है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एंटीबायोटिक है, जो और ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको अप्रोचेबल बनाना, उनको लोगों के ऐसे प्राइस में आना कि लोग जाके आराम से ले लें और ये ना हो कि एक मेडिकल स्टोर से दूसरे। यहाँ ये भी एक बड़ा एक ट्रेंड होता है कि जी दवा की कीमत जब बढ़ानी होती है तो मार्केट से गायब कर दिया जाता है, कुछ जगहों पे दिया जाता है। फिर वो बेचारा मरीज जो है वो एक मेडिकल स्टोर से दूसरे से तीसरे जाता है और जब चौथे पे उसको मिलती है तो वो जो दवा जो है 100 रुपए की उसको 150 रुपए में दी जाती है। ये बहुत और बड़ा जुल्म है। मजबूर होता है, वो उसको ज़ाहिर लेनी ही पड़ती है। डॉक्टर साहब एक बात मुझे और बताएं कि क्या हम ये समझें कि पहले जब बजट अनाउंस होता था तो नज़रें टीवी पर होती थी कि जान पाएंगे कि अब क्या कुछ महंगा हुआ, अब बजट की कहानी तो हुई पुरानी, अब तो रोज़ाना ही बजट आ रहा है, रोज़ाना ही चीज़ें महंगी हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसकी हमने बारहा निशानदेही की है और आपके प्रोग्राम पे भी की है कि जो बजट आता है, पहले तो हम यही सोचते थे कि अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या होगा, कितनी महंगाई होगी। लेकिन यहाँ तो सुबह जब आप उठते हैं तो पता ये चलता है कि जी फलां चीज़ें की कीमत बढ़ गई। या जब आप बाज़ार में जाते हैं तो वो ये कहता है कि साहब ये जो दवा है, ये जो पैरासिटामोल है डिफरेंट कंपनीज की आती है, ये पहले 2 रुपए की थी, अब 20 रुपए की है। उसको जब जाता है मार्केट में तो पता चलता है। इसी तरह से कोई भी अशिया आप लेने जाते हैं तो आपको उस वक्त पता चलता है जब आप जाते हैं, फिर आप ये परेशान होते हैं कि जी अगले हफ्ते तो मैं लेके गया था और इतने में लेके गया था। चूंकि उसको जरूरत है बेचारे को, उसका बाप बीमार है, उसके बच्चे बीमार हैं, उसकी बीवी बीमार है और उसके लिए वो कहीं ना कहीं से दवा जरूर लेगा। सरकारी अस्पतालों का आपको पता है, वहां पर जिस तरह से सारे हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे मौजूद हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अगर देख लेता है तो उसको दवाइयाँ अस्पताल के अलावा अस्पताल से नहीं मिलती हैं। सब दवाइयाँ उसको जाके सामने जो मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, जो खोला गया है जानबूझ के, वहां पर मशरूम ऑफ ग्रोथ है मेडिकल स्टोर का, वहां से मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ती है गरीब आदमी को। तो इसकी सरासर जिम्मेदारी तो हुकूमत पे बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो हमारे आइन में भी है, सेहत की जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात और बताएं कि जब हम देखते हैं कि जिस तरह से डायबिटीज़ फैलता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं तकरीबन 20 मिलियन की जो पॉपुलेशन है एडल्ट्स की, वो दे आर लिविंग विद डायबिटीज़। ज़ाहिर है ये जो एक ट्रेंड है कि डायबिटीज़ जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, इसमें ज़ाहिर है फिर इंसुलिन का अहम किरदार, और फिर इंसुलिन जो यूज़ नहीं करेगा वो डायबिटीज़ को मैनेज नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए हुकूमत नहीं करती, ड्रैप नहीं करता, कुछ कंपनीज करती हैं, वो इम्पोर्टेड होती है इसलिए की जाती हैं, क्या पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मरीजों के पास कोई मुतबादिल होता है कि अच्छा वो जो दवा महंगी हो गई, वो जो इंसुलिन महंगी हो गई, अच्छा वो नहीं लेते, कोई और इंसुलिन है शायद लोकली प्रोड्यूस है जो सस्ती है, जो जिसकी कीमत नहीं बढ़ रही, वो ले सकता हो? क्या ऐसी ऑप्शन एक मरीज के पास होती है या नहीं होती? देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर या जो जहनी दबाव की जो दवाइयां हैं, इसका एक साइकी है। इसकी साइकी ये है कि जो डॉक्टर लिखता है जिस मरीज को कि जी आपको ये दवा ब्लड प्रेशर की है या ये शुगर की दवा है, मरीज कुछ अरसे के बाद उस दवा पे डिपेंडेंट हो जाता है। अगर वो दवा बाजार से नहीं मिलती है, अगर उसकी सब्स्टिट्यूट अगर कोई दे देता है डॉक्टर कि साहब अच्छा ठीक है आपके डॉक्टर ने ये दवा लिखी है लेकिन ये दवा आप ले लीजिए, ये मार्केट में अवेलेबल है, तो वो मरीज परेशान हो जाता है जहनी तौर पे कि नहीं मुझे तो वो दवा माफिक होती है। और अगर
वो ले भी लेता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब इस दवा से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि बात एक ही चीज है, लेकिन चूंकि कंपनी का भी फर्क आ जाता है, फिर कीमतों का भी फर्क आ जाता है, तो साइकोलॉजिकली पेशेंट सिर्फ डिपेंडेंट उस दवा पे ही होता है। ओके, तो ये और वो एक चाहता है, तो इम्पॉर्टेंट मैं ये फैक्टर कहता है हूं कि जब एक मरीज सेटिस्फाई है एक स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ, तो वो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मुझे उसी कीमत में वही दवा मिलती रहे और अनइंटरप्टेड सप्लाई उसकी हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कि साहब, जब हम बात करें इंसुलिन के, अब महंगी हो गई, आई एम श्योर क्योंकि महंगाई इतनी है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद अब अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और वो शायद ये सोचेंगे कि अब हमें इंसुलिन नहीं लेनी, हम ले नहीं सकते, हमारी सकत नहीं है। तो इसलिए मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं ले सकते इंसुलिन, क्या ये मुमकिन होता है अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने के साथ कि अच्छा ये खाएं, ये ना खाएं, ये रूटीन रखें तो शायद इंसुलिन की ज़रूरत महसूस ना, ऐसा होता है? देखिए जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो होते हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ठीक उनकी है। इंसुलिन बिल्कुल छूट जाए, मगर उनके यूनिट्स कम हो सकते हैं। ओके, जैसे वो उनका महीने का बजट जो है वो मैनेजेबल हो सकता ओके, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो जी। पहले जो दिन में 2 बार अगर इंसुलिन लगा रहे जी। थे, वो 10-12 यूनिट्स लगा रहे थे, वो हाफ तक हो सकता है? बिल्कुल हाफ तक हो ओके। सकते हैं और उससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन उनको इंसुलिन की ज़रूरत तो रहेगी। चलिए फिर हम इसको यूँ समझ लेते हैं जी। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स के महीने में 5,000 रुपए की इंसुलिन आ रही थी और अब उसने ऐसी चेंजेस की कि अब वो 2-2,5 हज़ार रुपए का सिर्फ यूज़ करना पड़ेगा उसे इंसुलिन, तो वो हो चेंजेस सकता है क्या कि हैं? मैं बिल्कुल बता देती हूँ। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलना, एक्सरसाइज करना। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ है, मैं जब शुगर पेशेंट को मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ गंदम का इस्तेमाल बहुत है और लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि गंदम की रोटी में भी चीनी होती है। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपने घर से, अगर आपके घर में शुगर का मरीज़ है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, तो उसके लिए सबसे पहले गंदम की रोटी जो है, आप समझ लें कि एक गंदम की रोटी जो एक चपाती वो ले रहा है, उसमें 1 चम्मच चीनी वो खा रहा है, 1 से 1.5 ओके, चम्मच अब चीनी रोटी खा रहा है। ना खाए तो क्या खाए? जौ की रोटी खाए। जौ की रोटी खाए? जौ की रोटी यानी जौ खाए। में ये शुगर कंटेंट नहीं है या बहुत नहीं कम है? जी बिल्कुल। ओके। तो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जो शुगर पेशेंट के लिए, वो सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो अपने चीज़ों को, अपनी ग़िज़ाओं को भी आपने यानी बदलना साहब है। पहला पॉइंट तो ये आ गया जनाब कि आपने गंदम की रोटी छोड़नी है और जी, जौ बिल्कुल। का आटा इस्तेमाल करना है, जी। ये तो पहला पॉइंट हो सही। गया। अच्छा, बकवीट भी हमारे यहाँ है, वो भी मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिस गांव का आपने तस्करा भी करवाया, मैं देख रही थी, जो बकवीट बराव जो है वहीं से आता है, उसके भी बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। ओके। इसके साथ एक ये है कि वो लीवर के लिए भी अच्छा है और शुगर के लिए भी अच्छा है। अच्छा, लाइफस्टाइल हो गई। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ग्रीन पाकिस्तान बन रहा है, तो मेडिसिनल प्लांट्स भी जो है उस पर भी जोर देना चाहिए कि वो भी उगाए जाएं। एक प्लांट है, उसको कहते ही इंसुलिन प्लांट है। अच्छा, जी बिल्कुल, उसका नाम ही, क्योंकि उसके इतने बेनिफिट्स हैं और वो हर जगह उग सकता है। ओके, हम अपने किचन गार्डन में भी किचन गार्डन में भी ओके। उगा सकते हैं। इंसुलिन प्लांट। अब ये इंसुलिन बताइए, प्लांट चले ये उगा लिया, इसका यूजेज कैसे है? बहुत आसान है। अगर आपके घर में है तो आपने पत्ते को धोना है और चबा लेना है। अच्छा। बिल्कुल। और उससे मतलब कि ना सिर्फ आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में वो आपकी मदद करता है, बल्कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, किडनी फ्रेंडली है। क्योंकि हर्ब्स में हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी हर्बोलॉजी की कोई चीज़ यूज़ करते हैं शुगर पेशेंट, वो शिकायत करते हैं कि हमारी किडनी जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि ज़्यादती की वजह से पहुंचता है कि हम जो हर्ब्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना। एक ही पत्ता एक ही चबाना पत्ता, है जी खाने बिल्कुल। के साथ। और ना उसका या कहवा बना के आप पी लें ओके। सुबह शाम, इसके बहुत सारे वो हैं। और ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स ही पिएंगे या जो प्री डायबिटीज में प्री फॉल डायबिटिक करते भी हैं पिएं। वो भी? अच्छा, जो प्री डायबिटिक की हम बात करें, चूंकि ये भी समझना बहुत जरूरी जी। है, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, कब टेस्ट कराना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और फिर उसकी वैल्यूज से क्या डिटरमिन होता है? अच्छा, सबको तो फास्टिंग और रैंडम का तो पता है कि शुगर बिल्कुल। फास्टिंग है रैंडम, लेकिन HbA1c जो है आपकी 3 महीने की शुगर की रिपोर्ट आपको देता है। ठीक अगर है। आप कोलेस्ट्रॉल आपका रेज्ड रहता है, थायराइड पेशेंट अगर आप हैं, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको शुगर भी हो सकती और है। उसमें 6 से ऊपर रेंज आएगी तो इसका मतलब डायबिटीज में फॉल करते हैं। 7 तक, 6 पे भी तकरीबन मतलब कि है, अलार्म है, घंटी बज रही है। ओके। लेकिन 7+ चला जाता है और फिर वो रहता है
और मतलब कि 3-3 महीने आप कराते हैं, तो सबसे पहले आप अगर इस तरह की कोई प्री डायबिटिक है तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। ठीक है आपा, फिर मैं ये सही जी। समझ रहा हूँ कि क्योंकि अब इतना ज़्यादा हम रिलाय कर रहे हैं कैंड फूड पे और केचप का भी ज़्यादा इस्तेमाल है, बिल्कुल। और इसकी वजह से जो डायबिटिक नहीं भी थे या जिनके फैमिली में भी नहीं थी अब वो भी हो रहे प्री हैं। डायबिटिक हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि हम देखें, यू आर व्हाट यू ईट, वही आप नजर आओगे जो आप खाओगे। बिल्कुल। आप अपनी ग़िज़ा में, हम तो पढ़ते तो है नहीं, मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, मैं कहती हूँ कैमोमाइल टी पियो, एसेंस लिखा होता है, कैमोमाइल एसेंस, उसका तो वो लेके पीना शुरू कर देते, कहते हैं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हुआ। वो एसेंस है, वो तो एसेंस है, आपको फ़ायदा कैसे देगा? तो ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर शुगर हो गई या प्री डायबिटिक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आप फ़ौरन रिवर्स गियर लगा सकते हैं। और ठीक वो है। कैसे? अपने लाइफस्टाइल सही करके, बिल्कुल सही। अपनी ग़िज़ाओं को सही करके। बहुत पुराना ज़माने से लोग शुगर के पेशेंट इस्तेमाल करते आ रहे हैं भिंडी का इस्तेमाल। ओके। भिंडी खाने से, भिंडी को जैसे पानी में डाल के भिगोकर पीने से, और वाकई शुगर कंट्रोल होती है। ओके। तो मतलब आप लोग को ये कर, और शुगर जब एक होता है ना कि जैसे शुगर पेशेंट है, उनको पता चलता है कि शुगर हो गई, तो फिर उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है चीनी की जी। तरफ। ठीक है, अगर क्रेविंग बहुत हो रही है तो आप इतनी सी ले लें, गुड़ ले लें। गुड़ ले लें। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपा, ये ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। सी जी, ये आपने छोटी-छोटी मॉडिफाई एहतियात करने है, अपनी बिल्कुल। रूटीन को, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपा थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, पर बड़े उन्होंने समझा दिया जनाब कि प्री डायबिटिक हैं तो कैसे रिवर्स गियर लग सकता है, लेकिन हम लगाएंगे फॉरवर्ड गियर। एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, स्टे विद अस। अहमदाबाद से हमारे पास खबर है कि जहां पर ख़वातीन को इस तरीके से अब फैसिलिटेट किया जा रहा है, स्पेशली पुलिस स्टेशंस में, कि अगर कोई शिकायत उन्हें हो, कोई कंसर्न हो, कोई ग्रीवेंस हो, तो वह किस तरह से थाने में जा सकती हैं, और किसी मर्द पुलिस अफसर से उन्हें बात नहीं करनी पड़ेगी बल्कि एक खातून ऑफिसर को अपना मसला बताएंगी। इस हवाले से आतिफ क़य्यूम ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। एबटाबाद की खवातीन के लिए बड़ी सहूलत। थानों में मर्द पुलिस एहलकारों को अपने मसाइल बताने में कोई हिचकिचाहट है तो अब बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि पुलिस स्टेशंस में खवातीन एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया। खवातीन पुलिस अफसरान शिकायत सुनकर मसाइल का हल निकालेंगी। मुझे जो बेहतर लगा है कि खवातीन जो आती हैं वो हिचकिचाहट महसूस करती थी, मतलब अपनी बात खुल के बयान नहीं कर सकती थी मेल को, तो वो हमसे अब क्लियरली अपनी बात बता सकती हैं, अपने मसाइल को। डीपीओ ज़हूर बाबर आफरीदी के मुताबिक 6 थानों में खवातीन एहलकारों को बतौर मुहर्रिर तैनात किया गया है। मेरा खामन मुझे अपनी माँ और बहन की बातें सुन के मुझे मारता था। इधर मैं आई हूँ अपनी रिपोर्ट करवाने। पहले हम आते थे तो मर्द हजरात होते थे, तो अब हमें अपना मसला बताते हुए काफ़ी हिचकिचाहट होती थी, लेकिन आज हम आए हैं तो देखा है कि यहाँ पे तो लेडी मुहर्रिर बैठी हुई है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारी बात सुनी है और बोला है कि अभी उन्हें बुलाते हैं और आपकी सुलह कराते हैं या इस मसले का कोई हल निकालते हैं। एबटाबाद पुलिस के इक़दाम को शहरियों ने सराहा है। आतिफ क़य्यूम, समा, एबटाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डीपीओ ज़हूर बाबर आफरीदी साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया समा को। सर बड़ा खुशाइंद काम है, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये फैसला लेने की वजह क्या बनी? क्या ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था? ऐसे कोई मामला रिपोर्ट हो रहे थे कि फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ा कि नहीं, अब खातून एहलकार, खातून ऑफिसर मौजूद है जो कि इनको सुने? देखें, ये अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं पिछले साल की, तो तकरीबन 259 के करीब इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें ख़वातीन या तो कंप्लेनेंट थी या इफेक्टी पार्टी थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरा मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था जिसमें ये मैंने पढ़ा कि खैबर पख्तूनख्वा में या जो दूसरे हमारे सूबे हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पे ख़वातीन जो है वो एक फेयर फैक्टर होता है, हिचकिचाती हैं जब पुलिस स्टेशन जाती हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि हमारे जो मेन स्ट्रीम के पुलिस स्टेशंस हैं एबटाबाद के, जिसमें 6 पुलिस स्टेशंस थे, कि वहाँ पे एडिशनल मुहर्रान जो हैं वो लेडी कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स उनको तैनात किया जाए, ताकि ख़वातीन को अगर कोई भी इशू हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो,
कोई खुदा न ख्वास्ता रेप का इशू हो, चाइल्ड एब्यूज़ का इस तरह कोई इशू हो, तो ख़वातीन डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जा सकें बग़ैर किसी खौफ के। और नेचुरली एक नेचुरल सी चीज़ होती है कि ख़ातून दूसरी ख़ातून से इंटरेक्शन जब करती हैं तो कॉन्फिडेंटली करती हैं, और सेम जो सेक्स इंटरेक्शन होता है उसमें वो खुल के अपनी जो बातें हैं वो बयान भी करती हैं, अपने कंप्लेंट्स भी दर्ज कराती हैं। अच्छा सर, ये बताएगा कि ज़्यादातर किस किस्म के वाक़यात वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं ख़वातीन को लेकर, वो क्या फ़ेस कर रही हैं, और ऐसे कौन से मामलात हैं कि वो शिकायत नहीं कर पाती, वो थाने आ नहीं पाती, वो घबराती हैं? देखिए, खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरह की बात नहीं है कि एबटाबाद में जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक हद से बढ़ गया हुआ है। बट द थिंग इज़, जिस तरह मैंने कहा कि इनको लगाने का बुनियादी मकसद यही था कि ख़वातीन बिला खौफ व झिझक पुलिस स्टेशंस में जाया करें और अपनी मुश्किलात, अपनी तकालीफ या जो उनकी कंप्लेंट्स हों वो पुलिस अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ, और फिर अकॉर्डिंगली हम जो लॉज मौजूद हैं उसमें उन को रजिस्टर करें और उन पे कानूनी कार्रवाई करें। तो अक्सर जो शिकायत पिछले साल का जो मैंने डेटा उठाया हुआ है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस की काफ़ी शिकायत थी। इसके अलावा कुछ ख़वातीन मर्डर हुई, हर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा वो शिकायत थी और केसेस रजिस्टर हुए। तो इसी बेसिस पे ये जो कदम है हमने उठाया है। ठीक सर, ये बता दें लास्टली कि क्या साइबर क्राइम के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं? कुछ ख़वातीन के ऐसे मसाइल भी थे कि वो साइबर क्राइम से मुताल्लिक हों और वो उसको रिपोर्ट करना चाह रही हों और वो रिपोर्ट करने के लिए थाने आई हों? जी बिल्कुल, साइबर क्राइम रिलेटेड वाक़यात में भी जब से ये साइबर विंग की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू और अखबारात के थ्रू, चैनल्स के थ्रू गई हुई है, तो ख़वातीन में ये शऊर आ गया हुआ है कि अगर कोई उनका हैरेसमेंट का इशू है तो वो पुलिस स्टेशन ही फर्स्ट जो उनके जहन में आता है वो पुलिस स्टेशन ही होता है। तो मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि हमारा विक्टिम सपोर्ट एक प्रोग्राम भी है जिसमें विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स होती हैं, और जब वो डायरेक्टली ख़वातीन उनसे कांटेक्ट करती हैं तो हम उनको लीगल सपोर्ट देते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं। उसके साथ साइकेट्रिस्ट भी हैं, हमने 2 हायर किए हुए हैं, तो वो उनके घरों में जाती हैं। और जहाँ तक साइबर क्राइम का है तो वो अकॉर्डिंगली फिर हम साइबर क्राइम उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी मावनत करते हैं, और FIA का जो साइबर विंग है वहाँ पे उनकी लीगल मावनत के लिए उनको लेके जाते हैं। ठीक सर, ज़ाहिर आपने ये स्टेप लिया इसको मद्देनज़र रखते हुए कि ये वो कुछ मसाइल हैं जिनको आप लोगों ने कैटर करना है। इदारे की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, पुलिसिंग का निज़ाम और बेहतर करने के लिए क्या कुछ मज़ीद किया जा सकता है और जो प्लान में है, और उसके हवाले से अगर आप शेयर ये भी कर लें मुझसे कि चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं जब भी ऐसा कोई प्लान आप लोग मुरतब करते हैं उसको फिर इम्प्लीमेंट करना होता है? देखें, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। जिस तरह मैं आपको स्टेटिस्टिकली भी बताऊं और दूसरे एंगल से भी बताऊं तो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है। हमारी लिमिटेशंस, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं, हमारे ट्रेनिंग्स के इश्यूज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बन गए, हमारे 6 स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बन गए हैं, ट्रैफिक के, IT रिलेटेड, एंटी रॉयट स्कूल हमारा, इंटेलिजेंस स्कूल और एलीट स्कूल। तो वक्तन फ़वक्तन उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ जिसकी बेहतरी की गुंजाइश है वो नेचुरली यही है कि हमारी कम्युनिटी इंगेजमेंट पहले भी बेहतर थी लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। पब्लिक फ्रेंडली हो, जो ताना कल्चर जो कि सुनते होते हैं मीडिया पे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे, उसको बेहतर करने की तरफ हम जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ एंगल से जो पुलिसिंग है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, हमारी प्रिवेंशन है, हमारी डिटेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको और इम्प्रूव करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिससे मुतालिक कहा जा रहा है कि आइंदा चंद सालों में कोशिश ये की जाएगी कि वो जो गाड़ियाँ मौजूद हों, जो व्हीकल्स मौजूद हों, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों।
लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इसमें बाइक्स भी हैं, इसमें गाड़ियां भी हैं, इसमें बसेस भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 4 व्हील कार्स, यानी जो नॉर्मल कार होती है जो कि ज़रा इस वक्त गैस पर या पेट्रोल पर चल रही है, कुछ गाड़ियाँ डीजल पर चल रही हैं, वो सारी शिफ्ट हो जाएं इलेक्ट्रिक पर। लेकिन उसके लिए मामला ये है जनाब कि अभी तक एक ऑर्डिनेंस का इंतज़ार किया जा रहा है। चूँकि ऑर्डिनेंस आएगा तो उसके बाद ही एक पॉलिसी सामने आएगी, फिर लोग वो ख़रीद सकेंगे, सड़कों पे हमें वो गाड़ियाँ नज़र आएंगी। कुछ गाड़ियाँ तैयार तो हैं, लेकिन वो कब बिकेंगी, कब ख़रीदी जाएंगी, कब इस्तेमाल में आएंगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी के सेक्रेटरी आसिम अयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त। सर सवाल मेरा ये है, क्योंकि हमने इस पर एक सेगमेंट भी किया, इलेक्ट्रिक कार्स जो कि इस वक्त तैयार तो हैं, पाकिस्तान में मौजूद तो हैं, लेकिन ना वो बेच सकते हैं ना कोई ख़रीद सकता है। सवाल मेरा ये है सर कि क्या वाकई ऐसा है कि अभी भी हम वहीं पर खड़े हैं जहां आज से चंद माह पहले खड़े थे कि हम गाड़ी ख़रीद नहीं सकते, नहीं इलेक्ट्रिक कार? क्या कोई पाकिस्तानी इस वक्त इलेक्ट्रिक कार नहीं ख़रीद सकता? और उस वक्त की मैं बात करूं जबकि एक तरफ आप लोग बात करते हैं कि हमने चार्जिंग के पॉइंट्स बना दिए हैं, लगा दिए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो काम अपनी जगह, लेकिन ऑर्डिनेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक कार कोई ख़रीद सकता है या नहीं? प्लीज़ इस पर एलेबोरेट कीजिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी तो आ चुकी है, लेकिन आपका जो सवाल है कि जी गाड़ियाँ ये बन रही हैं पाकिस्तान में अभी, या क्या कोई पाकिस्तानी गाड़ी ख़रीद सकता है? ये पाकिस्तानी बनी हुई गाड़ी तो नहीं ख़रीद सकता, लेकिन चूँकि वो अभी बनी नहीं है। दूसरा ये कि इंपोर्ट के ऊपर भी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आई है, इसमें 2 किस्म की मुराद हैं। एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टाइम लेगी, दूसरा इंपोर्टेड गाड़ी को भी जो ईवी है उसको मुराद के ज़रिए, इंसेंटिव्स के ज़रिए सस्ता किया गया। तो ये कहा जा सकता है जैसे गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो भी रही हैं कई ब्रांड्स की, उस तरह से कि गाड़ी कोई इस्तेमाल कर सकेगा। यस, इंपोर्टेड गाड़ी आज भी इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन सर मेरा फिर सवाल वही कि चूँकि हमने इस पर सेगमेंट किया, पाकिस्तान में गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो मुझे ज़रा आप बताइएगा कितनी कंपनीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो एक गाड़ियाँ तैयार कर रही हैं, और जो ही वो तैयार हो जाएंगी तो फिर वो बेच सकेंगे? क्योंकि ज़रा आपने कहा कुछ कंपनीज तैयार कर रही हैं, उसमें वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा? इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑटो पॉलिसी चल रही है वो 2016 से 21 की पॉलिसी चल रही है। उसके तहत कई कंपनीज़ ने अपने बिज़नेस प्लान में ये प्लान किया हुआ था कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाएंगे, लेकिन ताहाल चूँकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आने में कुछ देर हुई, जो उसकी वजह से कई जो कंपनीज़ हैं अभी वो प्लान कर रही हैं, वो बनाना शुरू करेंगी, और वो जो पिछली पॉलिसी है उससे भी ज़्यादा इसमें इंसेंटिव्स दिए गए हैं ऑटो पॉलिसी में। और एक नई पॉलिसी जो 2021 के जून के बाद आ रही है, उसके तहत इनमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, ये उसका पार्ट बन जाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंडर पाकिस्तान में जो लोकल असेंबली या लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस पॉलिसी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त कोई एज सच प्लेयर जो गाड़ियाँ बना रहा हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में, वो मौजूद नहीं है। नहीं सर, तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिसी आ चुकी है तो फिर ऑर्डिनेंस का क्या मामला था? क्योंकि आपने भी ये मामला हमारे शो में उठाया था, फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा था कि ऑर्डिनेंस का इंतजार है। व्हाट डज दैट मीन, ऑर्डिनेंस का इंतजार? आपने ऑर्डिनेंस का पूछा, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ चुका है, ये रूल का हिस्सा बन चुका है। इसके तहत जो भी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि 2-3 व्हीलर्स और हैवी व्हीकल्स की पॉलिसी पहले आ चुकी थी, फाइनेंस बिल में ये इम्प्लीमेंट भी हो चुकी थी। इस वक्त जो ऑर्डिनेंस का आप जिक्र कर रहे हैं वो आया है 4 व्हीलर्स के लिए, जिसमें कारें, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं। इस पे इसकी भी पॉलिसी अब अनाउंस होके इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब ये इंतज़ार होगा हमारा कि जो इन्वेस्टमेंट इसमें आए, जिन्होंने प्लान किया हुआ था, उसको एक्चुअलाइज कराया जाए उस इन्वेस्टमेंट को। ओके, यानी ये तो क्लियर कर दिया आपने सर, पॉलिसी आ गई, ऑर्डिनेंस आ गया, जो गाड़ियां तैयार हैं वो बिक सकती हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं वो यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं, जो कंपनीज मौजूद हैं वो इन गाड़ियों पर फोकस करेंगी। लेकिन सवाल अब मेरा ये है सर
कि जो नई कंपनीज इसी ऑटो पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में आई थी, जिनसे मुतालिक हमने एक एक्सटेंसिव सेगमेंट किया था, जिनका फोकस इस वक्त एसयूवीज पर था, क्या उनके बिजनेस मॉडल में ऐसी बात है? क्या ऐसा कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है उसमें एक हिस्सा या फोकस उनका अब इलेक्ट्रिक कार्स पर भी होगा? नई कंपनीज जो इस वक्त पाकिस्तान में है। जी, इसमें जो दुनिया में अडॉप्शन रेट है वो फॉरेन गवर्नमेंट्स में काफ़ी सब्सिडी भी दी गई है, कैश सब्सिडीज भी दी गई हैं, लेकिन जो कार्स में ट्रेंड है अडॉप्शन का वो 3 to 4% से ज़्यादा नहीं है किसी भी मुल्क में जिसने जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जहाँ पे उन्होंने मुराद भी दी हैं, जो थोड़ी आबादियाँ हैं जिनके एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उनके लॉज भी हमसे ज़्यादा डिफाइंड हैं, वो इम्प्लीमेंट भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो कारें हैं वो 3 to 4% से ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाइना देख लें तो वो लीडिंग है, लेकिन वो भी 4% से ज़्यादा नहीं है। इसका अडॉप्शन रेट पाकिस्तान में भी यूनिवर्सल ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। इस वक्त कई और भी टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में हैं जो फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी देखा जाना चाहिए। और लेकिन अगर आप ये कहें कि जो पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं वो सारी पहले तो ये है कि जी उनका अपना बिज़नेस प्लान है कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हों, क्या दुनिया इसकी तरफ शिफ्ट होगी या नहीं। इस वक्त 3-4 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया में जो अंडर डिस्कशन है। पहली फ़र्ज़ करें जो फॉसिल फ्यूल डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स, दूसरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तीसरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, चौथी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब इन टेक्नोलॉजीज़ में से कौन सी टेक्नोलॉजी विनर होगी, कौन सी अडॉप्शन ज़्यादा होगी, इसका अभी नहीं पता। और ये नहीं कहा जा सकता कि ईवी टेक्नोलॉजी विल बी द ओनली टेक्नोलॉजी। अगर ये होगी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो बनाई जा रही है उस पे अपने आप को ओपन रखा जा रहा है कि जी हर तरफ की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं नई उनको अडॉप्ट किया जाए, ताकि हमें कल को उसको कैचअप करने में मुश्किल ना हो। और यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ईवी के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दे दिए हुए हैं और हमारे ऑटो सेक्टर को रेडी किया जा रहा है कि वो अडॉप्ट करे इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को। ठीक सर, लास्ट में एक बात और बता दीजिएगा। ये तो हमने गाड़ियों से मुतालिक बात की, लेकिन एक और भी इंडस्ट्री है उस पर भी ज़रा फोकस कर लेते हैं। वो है मोबाइल फ़ोन्स जो इस वक्त पाकिस्तान में बन रहे हैं। कहा जा रहा है 10 लाख मोबाइल फ़ोन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो जो सर नई कंपनीज़ आ रही हैं या यूँ कह लें कि और नई कंपनीज़ हैं जो कि इंटरेस्ट रखती हैं और वो आ रही हैं और मैन्युफैक्चर करेंगी, लेकिन उस पर भी फिर बुनियादी सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा इस सारे सिनेरियो में कि मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन या फॉर दैट मैटर जब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं सस्ता होगा? जी, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में आपने सवाल किया। ये रिसेंटली पिछले फाइनेंस बिल में पॉलिसी आई थी। इस पे आपने पूछा कि जी इन्वेस्टमेंट या कौन कौन सी कंपनियां लगी हैं। पहले तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपको बता दूं कि ये नई नहीं है पाकिस्तान में। पहले भी पाकिस्तान में मोबाइल बन रहे थे, लेकिन 2G मोबाइल या जिसे फ़ीचर फ़ोन कहा जाता है या नॉन एंड्रॉयड कहा जाता है वो बन रहे थे। इसकी इंडस्ट्री AJK में भी लगी थी, लाहौर में भी थी, कराची में भी थी ये। लेकिन ज़्यादातर जो 4G 3G मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो इंपोर्ट हो रहे थे पाकिस्तान में। ये पॉलिसी जो दी गई मोबाइल के बारे में, ये ऐसा इस पे जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो ये दिया गया कि पाकिस्तान में लोकल असेंबल हो मोबाइल और यहीं का मेड इन पाकिस्तान पहले पाकिस्तान में बने और बाद में अगर एक्सपोर्ट भी किया जा सके। उसके लिए एक पॉलिसी दी गई, उसमें जो अभी हमने इम्प्लीमेंट ही की तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक कंपनी पाकिस्तान में जो ट्रांजिएंट टेक्नो है वो पहले शुरू में आज से साल पहले 1.5 लाख मोबाइल माहाना बनाती थी, अब वो 6.5 लाख पे चली गई। अब 10 लाख का जहाँ पे फिगर है, ये 3 नई कंपनीज फरवरी में इन्होंने अपनी ट्रायल प्रोडक्शन शुरू की है। इनकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 10 लाख से ज़्यादा है पर ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा है पर मंथ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी,
अपने हर रिश्ते में खूबसूरत है और काबिल एहतराम है। जब औरत ठान लेती है कि उसने कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है और अपनी वजह से और अपनी इस लगन से पूरे ख़ानदान को आगे लेकर जाना है, तो वो कोई रुकावट खातिर में नहीं लाती। औरत को कोई रोक नहीं सकता। आज एक ऐसी ही मिसाली खातून से आपको मिलवाएंगे जिनको कुदरत ने एक इम्तिहान में तो डाला, लेकिन उसी कुदरत ने उन्हें हिम्मत भी दी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह का नाम लेकर कदम उठाया। उसके बाद क्या हुआ, ज़िंदगी कितनी बदली और कैसे उन्होंने अपने ख़ानदान की कफ़ालत की, आपको मिलवाएंगे रेहान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में वाकई ये छोटा सा होटल अपने अंदर एक मिसाल है उन सारी औरतों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किलात से घबरा कर या उनसे डर कर पीछे हट जाना या भाग जाना या मुंह मोड़ लेना, ये कोई कमाल नहीं है। असल बात यह है कि अपनी जगह पे खड़े होकर उनका मुकाबला किया जाए। लिहाजा उन्होंने किराए पर ये होटल लिया, ये जगह ली और उसके बाद यहाँ होटल खोल के अपना कारोबार शुरू कर दिया। और उनका ये होटल उनकी बेटी वर्दा के नाम पे है। उन्होंने इसे अलवर्दा फूड का नाम दिया और अब उनकी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, उनके साथ बैठती है और सारा दिन उनका हाथ बटाती है। आइए चलकर उनसे बात करते हैं। मेरे साथ 4 बच्चे थे, मुझे उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ करना था, तो मुझे ये लगा कि मुझे फूड में इंटरेस्ट है, कुकिंग में ज़्यादा है, खानों में, तो मैंने कहा यही काम स्टार्ट करते हैं। अभी आगे की लाइफ के लिए मैंने यही सोचा है कि भाई अब ये काम है, इसको मुझे और फ्यूचर में और बढ़ाना है। इसके और भी ब्रांचेस हैं अलवर्दा फूड के। कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं। तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनके लिए मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। बाकी जो लोग डिग्रेड करते हैं उनको इग्नोर। फातिमा नाजिश के नज़दीक ज़िंदगी की मुश्किलात से हार जाना कोई ऑप्शन नहीं। उसका कहना है कि हर हाल में आगे और सिर्फ आगे बढ़ने में ही कामयाबी का राज छुपा है। ख़वातीन को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, देखें आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी ऊपर नीचे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारें, हिम्मत से आप काम लें। और माशाल्लाह हम औरतों में तो इतनी हिम्मत होती है, औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। फातिमा नाजिश के दिल में उसकी बेटी वर्दा के लिए एक ख़ास गोशा है, जभी तो वर्दा के नाम पर होटल का नाम रखा है। जब सुबह वर्कर आते हैं तो मैं बिजी होती हूँ, ऊपर कुकिंग कर रही होती हूँ, तो बच्ची आके ब्लॉग खोल के फिर यहाँ बैठी भी होती है। अभी भी बाकी भी बच्चे हैं, उज़ैफा इससे बड़ा है, लेकिन वो इतने इंटरेस्ट नहीं दिखाता जितना वर्दा दिखा। 12 साला वर्दा, जिसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होकर रात 1 बजे ख़त्म होता है, उसकी आंखों में भी सब बच्चों की तरह कुछ ख्वाब हैं। मैं सुबह उठती हूँ, चाबी लेकर नीचे दुकान में शॉप में आती हूँ और मैं तो शॉप में ही बैठे रहती हूँ और पार्सल करके देती हूँ रोटियाँ वगैरह। अच्छा, तो जब तुम यहाँ पे बैठती हो तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता, तुम बोर नहीं हो जाती कभी कभी? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो खेलते हैं दिन में, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूँ जाके, यहाँ पे मुझे बैठना ना पड़े? नहीं, मुझे खेलने का ज़्यादा शौक नहीं है। वो आने वाले कल में एक टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहती है। तो तुमने क्या सोचा है कि तुम जब बड़ी होंगी तो बड़े होकर तुम क्या करोगी? क्या अपना बिजनेस करोगी या तुम जॉब करोगी? क्या सोचा है तुमने? मैं कोचिंग पढ़ाऊँगी, बस बच्चों को पढ़ाने का शौक है मुझे। डांटने वाली मम्मा है, गुस्से वाली तो नहीं है, प्यार करती हैं? जी, ये बहुत प्यार करती हैं, डांटती तो कभी भी नहीं है। फातिमा नाजिश की ज़िंदगी में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे किसी पार्क में खड़े होकर अपनी बेबसी का रोना नहीं रोया, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहला कदम उठाकर अपने आज को बदलने की हिम्मत की। और यही वजह है कि वो कामयाबी से अपने रास्ते पे रवा दवा हैं और इंशाअल्लाह ताला एक दिन कामयाब होंगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बढ़ते हैं आगे, इस्लामाबाद की बात करेंगे। देसी और बदेसी खानों का इस्लामाबाद में सजा मेला। अरहम खान ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। मट्टी की हंडिया में तड़का लगा सरसों का साग, आध मक्खन से तली मकई की खस्ता रोटी, गोश्त खोरों के लिए बारबेक्यू और तवा चिकन भी हाजिर। इस्लामाबाद
हैदराबाद में सजे जायकों के मेले में गोलगप्पे और चाट का चटखारा, पिज्जा और बर्गर समेत कई बदेसी सौगातें भी मौजूद। मीठे और मशरूबात के शौकीनों की भी हर ख्वाहिश हो रही है पूरी। पाकिस्तान में जो खाने की जितनी भी वैरायटी है मेरे ख्याल से सारी यहाँ पे आई हुई है और सबने स्टॉल्स लगाए हुए और बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक तवा आइसक्रीम भी मिल रही है और बारबेक्यू भी है। कहीं पे टिक्के हैं, कहीं पे पिज्जा है, बर्गर्स है, सब कुछ इन वन प्लेस। स्टॉल मालकान के लिए तो नए कारोबार के दरवाजे भी खुलने लगे। मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बड़ी खुश हूँ, बल्कि मुझे इससे और बिजनेस मिल रहा है। मुझे लोग मतलब और फेस्टिवल्स में इनवाइट कर रहे हैं। चार्ली चैपलन और बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स भी मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं। चटपटी देसी सौगातें हों या बदेसी खाने, इस 3 रोजा फूड फेस्टिवल में आपकी पसंद के सभी जायके मौजूद हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आपको लेकर चलते हैं जहलम, और लेकर जाना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉबेरी मार्केट में बेशुमार नज़र आ रही है। बड़ी ज़बरदस्त ये स्ट्रॉबेरी, बड़ा प्यारा सा ये फल बच्चों को आजकल बड़ा भा रहा है, इसीलिए तो हर घर में आ रहा है। इम्तियाज़ बेग ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। ये लाल लाल मीठी और खट्टी फायदे शुमार, ये है हमारी खूबसूरत और रसीली स्ट्रॉबेरी। उमूमन मौसम बहार में फरवरी और मार्च, जबकि खिजा में सितंबर और अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी के बीज बोए जाते हैं। 3 माह बाद ये स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाती है। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा फल है, अवाम इनू दूरों दूरों बड़े खुश हो गए खाण दी दिले जाती है खाण वास्ते। ठीक है, इहदा 2 ਤੋਂ 3 महीने टाइम लगता है इनू तैयार करने वास्ते, फिर जाके असीं इनू मार्केट च सेल करने हैं। जहलम के नवाही इलाकों में स्ट्रॉबेरी की बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये फल सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। ये स्ट्रॉबेरी इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लोग इसे खरीद कर खाते हैं और खून पैदा करती है। स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होने के बाद इसकी छांटी की जाती है और फिर टोकरियों में भरकर मार्केट ले जाया जाता है, और इस तरह ये खुश जायका खुश रंग फल हम तक पहुंचता है। इम्तियाज बेग, समा, जहलम। कोविड-19 ने जिस तरह से मुतासर किया है चीज़ों को, और SOPs की बात की जाती है लेकिन शहरी नहीं मानते, लेकिन शहरी साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जनाब कोरोना का रेशो बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है, पंजाब, सिंध या फिर दीगर सूबों में इसके हालात मुख्तलिफ क्यों हैं? कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम बात ब्रेक पर जाने से पहले करते हैं कि पंजाब में आपने कहा कि जो बरतानिया से लोग आए हैं, शायद इस वजह से उसका एक रीज़न ये भी है। लेकिन सईद गनी साहब एक अपनी बात में कहते हैं कि सिंध में कोरोना वायरस इतना संगीन नहीं है, लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं कि लिखते हैं कि लॉकडाउन लग जाता है। तो फिर इस पे हम क्या समझें कि कोरोना वायरस अगले दिन संगीन हो गया, पिछले दिन संगीन नहीं था, और जो स्पेशली स्कूलों की सूरत हाल है, प्लीज़ उस पर भी कमेंट कीजिए। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। कोरोना मैंने आप जैसे कहा कि ये किसी की ख़ास टेरिटरी के लिए आया नहीं है, किसी ख़ास एरिया के लिए उसके पास कोई वो पाबंदी नहीं है, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास नस्ल या किसी जीन के लिए ऐसा तो है नहीं। इसकी टेंडेंसी ये है कि ये जितना हम एहतियात करेंगे उतना हम बचेंगे, एहतियात नहीं करेंगे वो स्प्रेड उसका उस तरह से होता जाएगा। और आप ये बात अपने आपके थ्रू में आप तमाम आपकी जो नाजरीन हैं उन सब के लिए ये बात है कि आप जब तक एहतियात करते रहेंगे आप सेफ़ हैं। आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप सेफ नहीं है। तो ये इसकी पर आप जिसका जो भी वेरिएंट UK का हो, ब्राज़ील का हो, साउथ अफ्रीका हो, वायरस तो वायरस है, और वो उसने फैलना है विदाउट एनी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन। उसने नहीं देखना दिन है या रात, उसने नहीं देखना लॉकडाउन कितने बजे लग रहा है, उसने फैलना है। सर, मुझे ये बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं कि सिंध के हालात कुछ मुख्तलिफ हैं पंजाब के हवाले से, सर मुझे बताएं क्या सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ कहीं पर लगा हुआ है? देखिए, इस वक्त हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन की ये सूरत हाल है ना कि हमने कुछ एरियाज़ इस तरह से, मिसाल में आई कैनॉट फिगर इट आउट, मेरे पास ये डिटेल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हमने NCOC के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि देखें आपके पास आपने जो स्प्रेड के जो मैकेनिज़म्स हैं ना कौन से हैं। अब मिसाल आप पूरे पाकिस्तान में 50 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो स्कूलों की जिसकी हम बात करते हैं,
तकरीबन 5 करोड़ के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। अच्छा, वो स्कूल के बच्चे, ये तो आपकी डेली एक्टिविटी है ना। बिल्कुल। और ये मिसाल कोई, हम जैसे बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आप स्कूल क्यों बंद करते हैं जब आप शादी हाल खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं। अग्री है आपकी बात इस हद तक, लेकिन वो उस परसेंटेज के मुकाबले में कम है जो परसेंटेज आपका सुबह और दोपहर और शाम। क्योंकि ज़ाहिर है सर, स्कूल से मुतल्लिक कहा जाता है कि जब स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, ज़ाहिर है बच्चा एक अगर कैरियर हो रहा है तो उससे भी फैलेगा। सर मुझे प्लीज़ अगर एलेबोरेट कर पाएँ आप, कि पंजाब से मुतालिक जब फैसला हुआ कि 7 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स बंद करने हैं, कहा गया कि दे हैव द सेपरेट डाटा फॉर द स्कूल्स कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। क्या सिंध में भी ऐसा है कि स्कूल्स का सेपरेट डाटा, यहाँ की सैम्पलिंग, यहाँ की चीज़ें सामने आई हों? एब्सोल्युटली सर, हम स्कूलों में पूरी जो हमारे सूबे सिंध के जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर हमारे जितना हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। और आई कैन टेल यू कि हमारे जो कराची के 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, सेंट्रल है या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है। अच्छा, हमारे पास वो है भी, प्लीज़ वो दिखा भी दें साथ स्क्रीन पर सर, प्लीज़ आप साथ साथ बताते भी रहें। हाँ, तो वो हमारा पॉजिटिविटी रेशो वहाँ पर ज़्यादा है। हैदराबाद इस तरह से है, उसमें भी ज़्यादा है, थोड़ा मटियारी है इस डिस्ट्रिक्ट है। ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी रेश जो है वो ज़्यादा है। कराची सेंट्रल पर अगर मैं आपसे बात कर लूँ, चूँकि आपने उस पर ज़्यादा, मैं इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि स्क्रीन पर कि कराची सेंट्रल में जो पॉजिटिविटी रेशो आ रहा है वो 16.6% आ रहा है स्कूल्स का। सर बहुत ज़्यादा है ये। दैट मीन्स लियाकताबाद आसपास के जो इलाके हैं जो सेंट्रल में फॉल कर रहे हैं सर, वहाँ का तो मैं कह सकता हूँ फिर ये इस वक्त कराची का हॉट स्पॉट है, कराची सेंट्रल, क्योंकि इसका डाटा ये तो डिटरमिन कर सकता है। ये बिल्कुल आपकी, क्योंकि एक तो वहाँ थिक पॉपुलेशन है, थोड़ा स्लम एरियाज़ भी उधर आते हैं, तो जहाँ पर जो SOPs हैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं होती, लोग उसको उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से उनको लेना चाहिए। कोई समझे कि जी कोरोना जैसे आपके अभी थोड़ी देर पहले आपके मुख्तलिफ जो स्ट्रीट्स पे लोग कोरोना कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इवेंट जिसके साथ होगा ना उसको पता चलेगा कि खुदा ना खास्ता उसकी कितना वो सिवियर है सर। लेकिन कमिंग बैक टू दिस कराची सेंट्रल थिंग, क्योंकि कराची सेंट्रल जिस तरह आप भी एग्री कर रहे हैं कि दिस इज़ अ हॉट स्पॉट, जो डाटा हमारे सामने आया है, तो क्या आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि ये हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं और क्योंकि जो स्कूल का डाटा वो इनफ है टू सपोर्ट दिस आर्गूमेंट के स्कूल्स बंद करने चाहिए फॉर फ्यू डेज और फॉर दैट मैटर 2 वीक्स, क्या ऐसे सजेशन आप लोगों की तरफ से दी गई? NCOC ने आपसे कहा, क्या हुआ, होता क्या है? असल में देखें, जब हमने कहा कि हम NCOC के फैसलों के पाबंद हैं, तो ज़ाहिर है जब लास्ट मीटिंग जो इस स्कूलों की रीओपनिंग पे जो हुई थी उसमें सईद गनी साहब भी थे और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी थी, तो हम सब ने ये उस वक्त ये डिसीशन शफकत महमूद साहब चेयर कर रहे थे, तो उस वक्त हुआ कि जी 50% आप बच्चों को अलाउ करें, 50% को रोकें। आपने कहा या उन्होंने कहा? ये कंसेंसस डेवलप हुआ था ओवरऑल। अच्छा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है तो जहाँ जहाँ ज़्यादा हो रहा है उन स्कूलों को बंद कर दें। यानी मैं इसको यूँ समझूँ सर कि सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, ये पॉइंट था कि मामलात ऐसे हैं कि कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स बंद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए उसकी वजह ये है कि आप ये बच्चे जो हैं कैरियर बन जाते हैं और फिर आप जब अपने घरों में आते हैं तो आपके बुजुर्ग आपके उनके साथ बच्चों का इंटरेक्शन बहुत क्लोज होता है। बिल्कुल ठीक। और वो फिर स्प्रेड जो है ना उससे ज़्यादा बनता है। मैं चाहूँगा ज़रा 1 मिनट हम यहाँ रुकते हैं। जो NCOC ने जब ये फैसला लिया और स्कूल से मुताल्लिक ये मामलात सामने आए, सईद गनी साहब ने इससे मुताल्लिक क्या कहा था, स्कूलों से मुताल्लिक? मैं चाह रहा हूँ हम ज़रा वो भी आपको सुनवाते हैं कि 50% स्ट्रेंथ से मुताल्लिक सईद गनी साहब का क्या बयान था। सूबा सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि वहाँ स्कूल फौरी तौर पर बंद करने पड़े। एग्ज़ाम्स जो है वो सर पर हैं, वो इम्तिहानात होने हैं। अगर तमाम स्कूल्स बंद होते हैं तो बहुत सारे तालीमी नुकसान का एक अंदेशा था, इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि इन 6-7 शहरों को छोड़कर बाकी तमाम इलाकों में पाकिस्तान के स्कूल्स खुले रहेंगे, लेकिन जो बच्चों की हाज़िरी है वो 50% होगी। SOPs हैं उनको फॉलो किया जाएगा। मॉनिटरिंग भी होती है। जब से स्कूल खुले हैं और अब तक 141 स्कूल हमने सिर्फ इसलिए बंद किए कि वहाँ पर कोविड के केसेस आ गए थे। 4 हमने कॉलेजेस बंद किए। जहाँ पर कोविड के केसेस आएंगे उस तालीमी इदारे को जो हम बंद कर देंगे कम से कम 2 हफ्ते के लिए।
यानी स्ट्रैटेजी ये है कि जहां पर केसेस रिपोर्ट होंगे, जिस स्कूल में रिपोर्ट होंगे उस स्कूल को बंद किया जाएगा, और ऐसे ही कुछ फिगर उन्होंने शेयर भी की कि उन स्कूल्स को बंद किया गया सर। लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि इनकी गुफ्तगू से ये लगा कि शायद सिंध हुकूमत उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी कि स्कूल बंद होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप लोगों का ओपिनियन था कि स्कूल्स बंद होने चाहिए उन इलाकों में जहाँ पर रेशो ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, हमारा उस वक्त भी पॉइंट ऑफ व्यू था, और हमारे हेल्थ का जो टास्क मतलब जो हेल्थ एडवाइजरी के तौर पर था, सैयद गनी ज़ाहिर है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि आप स्कूलों जो कैरियर बनते हैं तो आप उन स्कूलों में जहाँ पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा बनता है तो उन स्कूलों को आप बंद करें। तो कराची सेंट्रल में 16.6% पॉजिटिविटी रेशो डेफिनेटली एग्जैक्टली हमें ये देखें पूरे डिस्ट्रिक्ट का है ना। अब आपके पास कौन सा ऐसा स्कूल ये स्पेसिफिक इस वक्त क्या कराची सेंट्रल में स्कूल्स इस डेटा के बाद बंद हुए हैं? डेफिनेट बंद हुए होंगे, मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। लेकिन आपको ये लगता है सर कि इस डेटा को देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि वो डिस्ट्रिक्ट, वो इलाके जहाँ पर इंफेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर ये मुश्किल फ़ैसला ही सही कर लेना पड़ेगा? ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि सैयद गनी साहब ना एग्री करें। ये पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि सर वो ज़ाहिर उस तरह से सोच रहे हैं कि हर्ज बहुत हो चुका है, पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है, और अभी जितना कंट्रोल हम कर सकें वो करें, शायद यही वजह। बिल्कुल उनका ये ख्याल है कि क्योंकि स्कूल बंद होने से बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है, अब ज़ाहिर ऊपर से एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, ये सारा एक इशू है। तो लेकिन हमें उस साथ साथ जो है ना वो लोगों की सेहत का भी उसी तरह से ख्याल रखना है जिस तरह से उनकी तालीम का ख्याल रखना है। अगर सेहत होगी तो आप आगे ये तालीम, एक साल आपका ज़ाया हुआ है, हम समझते हैं कि ये फिनोमेना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। पहले सेहत है फिर दूसरा। हाँ, सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन हो सकती हैं, स्टडीज़ वहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म हमसे बेटर है, एडवांस्ड है, या नहीं हो सकता। यहाँ पर उस तरह से लोगों के पास अब मिसाल इन गरीब इलाकों में यही वजह के इलाकों में आप लोगों ने अलाउ किया उनको कि वो बच्चों को बुलाएं एटलीस्ट, जब लॉकडाउन था उन दिनों में भी कि आप आएँ होमवर्क लेकर घर जाएं। सर ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने इसको मैनेज किया। लेकिन आप मुझे एक और बात बताएं सर, क्योंकि हमारे शो में आपने कहा कि आप लोगों ने लिखा है वफाकी हुकूमत को और आप लोग वैक्सीन प्रोक्योर करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको एनओसी रिक्वायर्ड है। सर हमने इस मामले को बहुत उठाया और हर बार जवाब एक ही आया कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं, वफाकी सतह पर कोई इशू नहीं है, यू गॉट द एनओसी। आपने कहा वी हैवंट गॉट द एनओसी। किसने इशू करनी है? एनसीओसी ने इशू करनी है। जब हम बात करते तो कहते हैं कि हो गया, वो तो कहते हैं हमारी तरफ से रुकावट नहीं सर, हमारे इशू करनी है। सर नहीं, देखें आपने इशू करना है, एनसीओसी का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें सूबाई हुकूमतें भी आती हैं और वफाकी इदारे भी आते हैं, वो तमाम के तमाम सब एक ही जगह पर रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि कंसेंसस का मतलब है कि तमाम लोग एक जगह पर आकर फैसला करें। फैसले से मुराद आज आप मिसाल के तौर पर कल आपने देखा होगा कि हमारी एक होम डिपार्टमेंट ने एक SOPs और गाइडलाइंस इशू किए हैं कि आप 6 बजे या 8 बजे या 10 बजे के बाद ओपन डाइनिंग, इंडोर डाइनिंग कंप्लीट बैन कर दी, ओपन डाइनिंग करें, बाहर 200-300 अफराद से ज़्यादा आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते, काइंड ऑफ स्टफ। तो ये सारे फैसले NCOC के प्लेटफॉर्म से होते हैं, वहाँ से डायरेक्शंस आती हैं सबके लिए। नहीं लेकिन फिर मैं कहूँगा वो जो NOC जारी करना है वो आपने एग्जैक्टली लिखा किसको है? देखिए हमने लिखा है NCOC मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, ठीक है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया? वहाँ से हमें रिटर्न में कोई जवाब नहीं आया। ठीक है जी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साहब को कोई जवाब नहीं, चूंकि आपने कहा था अगर जवाब आ जाएगा 2 हफ्ते में आप लोग वैक्सीन प्रोक्योर करके और वैक्सीन उस वक्त ये है। देखें इस वक्त भी मैं आप ये अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में इस वक्त एक बहुत लंबी वो उन तमाम मैन्युफैक्चरर्स के पास क्यू है, बिल्कुल सही, आलमी सतह पर फराहमी का मसला है। ठीक है, अब आप देखें जो ममालिक हैं वो किसी का अगर 100 की डिमांड थी तो उन्होंने 200 वैक्सीन एक्वायर कर लिए, लेकिन अब आपके पास ऐसा नहीं है कि आप लेकर खरीद करने जाएंगे और मिल आलमी सतह पर इस वक्त फराहमी का मसला है और गवर्नमेंट इसलिए डील्स हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, चूँकि ज़ाहिर बहुत अहम मामलात हैं और इसमें पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं और वो अहम किरदार अदा करती हैं। चूँकि ज़ाहिर है वायरस को काबू करना मुश्किल सही, लेकिन उसका जो फैलाव से स्लो डाउन करना इतना मुश्किल नहीं। अगर आप और हम मिलकर एहतियात करेंगे तो हम जल्दी से इसका जो फैलाव है स्लो डाउन कर पाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुस्तहकीन तक सुबह शाम खाना मुफ्त पहुंचने लगा है। हुकूमत ने एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत नेक मकसद के लिए फूड वैन चला दी है। किन किन मकामात पर ये खाना फराहम किया जा रहा है और प्रोसीजर क्या है, ये बताएंगी अरहम खान।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का इफ्तिताह। ये प्रोग्राम पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर आता है और मेरे अक़ब में आप ये वैन देख रही हैं। ये वैन जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में जाती है, लेकिन ये क्या करती है ये आज हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। गरीब और नादार तबके को खाना देना हुकूमत की जिम्मेदारी, ये फर्ज पूरा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के जरिए साफ सुथरी फूड वैन रोजाना 2 वक्त मुस्तहिकीन तक पहुंचती है। एक शनाख्ती कार्ड पर मिलती हैं 2 रोटियां और जरूरत के मुताबिक सालन। सहूलत से फायदा उठाने वालों में रिक्शा और गधा गाड़ी चलाने वालों के साथ टैक्सी चलाने वाले सफेद पोश भी शामिल हैं। महंगाई के इस दौर में जो है ना, रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। तो अब आप देखें कि मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ, लेकिन मुझे भी रोटी की जो है ना वो तलब हुई है और मैंने कहा कि मैं यहाँ से लेके जा सकूँ। मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर बंदे को रोटी मिल रही है। पाकिस्तान में गरीब अवाम बहुत है, मुअज़्ज़ज़ अपना बस इधर कोई नहीं देखता तो लेके खा लेते हैं। गरीब परवरी पर शहरियों की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ढेरों दुआएं, साथ ही एक मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जो ना सलाम देंगे, जो ना और दुआ देते रहेंगे, जो ना बस अल्लाह खुश रखे, जो ना उसको भी। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश कर दे कि हमारे घरों को भी ख्याल रखे। हमको तो इधर मजदूर को सब कुछ मिलता है, लेकिन घरों में कोई चीज नहीं है। किराए के मकानों पे रहते 10-12 हज़ार किराया देते, और जिस तरह बच्चों के फीसे, तो इसी तरह और भी कोई मसाइल है। फूड वैन कहां कहां खाना पहुंचाती है, बैतुल माल हुक्काम ने रूट्स भी बता दिए। दिहाड़ीदार जो ज्यादा तबका है वो ज्यादातर आ रहे हैं, उनमें हम 750 मील्स दिन में तकसीम कर रहे हैं और शाम में जो है 750 मील्स जो तकसीम कर रहे हैं। ये हमारे इस्लामाबाद के 3 पॉइंट हैं। पहला जो पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है फैजाबाद में, दूसरा खन्नापुल पे होता है और तीसरा जो है PWD में होता है। यहाँ पे हम तकरीबन दिन में 1500 के करीब लोगों को एंटरटेन करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले इस प्रोग्राम के जरिए गरीब और दिहाड़ीदार अफराद को 2 वक्त की रोटी बाइज्जत तरीके से मुयसर आ रही है। शहरियों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स पूरे मुल्क में शुरू होने चाहिए। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान के मारूफ तरीन कव्वाल अमजद साबरी साहब को याद करते हैं। आपको भी याद होगा जो आखिरी कलाम उन्होंने पढ़ा, हमारा ही इदारा, समा का इदारा, समा का शो, समा की ट्रांसमिशन, उसके वो हिस्सा थे, उसकी जान थे, उसकी शान थे। और जब भी हम वो कलाम सुनते हैं हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हम जब उस वक्त में जाते हैं तो यकीन ही नहीं आता कितनी जल्दी वक्त गुजर गया कि जब जब वो यहाँ पर आए और जब जब उन्होंने कलाम पढ़ा, खो से जाते थे हम, सहर तारी हो जाता था। उनकी आवाज़ का ये जादू था और वो आवाज़, मैं कहूँगा कि वो आवाज़ आज भी है, भुलाई नहीं भूलती ना। जब भी हम सुनते हैं तो हम 5 साल पिछले वाले वक्त में चले जाते हैं कि वो क्या वक्त था, और 5 साल गुजरने के बाद भी यकीन नहीं आता कि अब एकदम से ऐसा हुआ क्या और किस तरह से। कि वही बात ना कि हमारे तो शो की जान थे ही थे, हमारे सेट की जान थे ही, लेकिन पूरे पाकिस्तान के दिलों पे उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए राज किया। और वो आज उनकी आवाज़ जो है वो ज़िंदा, और उनकी आवाज़ को ज़िंदा रखने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अब उनके बेटे मुजद्दिद साबरी जो हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है आजकल, और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। और मुजद्दिद साबरी अमजद साबरी के बड़े साहबजादे हैं, और उन्होंने अपने वालिद साहब की इस चीज़ को आगे लेके चले। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा कर लेते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा उसका बेटा था इसलिए अच्छा किया, बुरा करते हैं तो कहते हैं कि देखो उसका बेटा था नहीं कर पाया। तो ये उन्होंने बड़ी हिम्मत से जो ये स्टेप लिया, अल्लाह करे कि वो इस पर कायम व दायम रहे और इसी तरह से ये चलती रहे चीज़ ना, आमीन। और उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये जो वीडियो शेयर की, हम आगे मिलकर आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, बहुत सराहा जा रहा है उनको। और आज मुजद्दिद साबरी हमारे मेहमान हैं, उनसे हम करेंगे गुफ्तगू कि कैसे वो लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। अज़्म है क्या? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम लगा, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजद्दिद, बड़ी अच्छी वीडियो, बिल्कुल वो देख के ना वो वक्त याद आ जाता है कि बिल्कुल जब अमजद साबरी साहब का ये कलाम हम सुनते थे। लेकिन मुझे ज़रा ये बताएं कि ये ख्वाहिश उनकी भी थी कि बेटा इस लेगेसी को आगे लेकर चले, ये ख्वाहिश थी या नहीं? ये ख्वाहिश नहीं थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी, आपने खुद सोचा? वैसे तो ये मैंने खुद सोचा, क्योंकि उन्होंने मुझ पे ना मेरे किसी बहन भाई पे कोई बर्डनाइज नहीं किया। मैं
कोई फोर्स नहीं किया कि तुमने यही लेगेसी कंटिन्यू करनी ओके। उन्होंने ये कहा था कि बस तुम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, आगे फिर जो तुम्हें फ्यूचर में प्रोफेशन चूज़ करना वो कर लेना। फिर अब वालिद साहब के इंसिडेंट के बाद मैंने कवाली को पढ़ा और लोगों से इसके बारे में जानकारी ली, अपने बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ा, तो एक रूहानी सिलसिला बन गया। तो मेरा इसमें शौक़ खुद ही पैदा हुआ। अच्छा। तो मैंने इससे सोचा कि अब इसे प्रोफेशनली करना चाहिए। और अभी आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा? अब मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ अभी सेकंड ईयर में। अभी आप सेकंड ईयर में, माशाल्लाह, अभी आप सेकंड ईयर में, और साथ ही आपने कहा चलो जी अब इसको भी कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं कि स्टडी के साथ कंटिन्यू करना ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल होता है। मैनेज करते हैं, टाइम इजी होता है या आपको लगता है कि नहीं मुश्किल भी हो रहा है? नहीं, देखें, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यस, आपको हर चीज़ को उस हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। स्टडीज़ हैं तो स्टडीज़ को अपना टाइम दो और म्यूज़िक है उसको अपना टाइम दो, तो सब कुछ बैलेंस हो चलता है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब करना है तो करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा मुजद्दिद, मुझे बताएं कि जैसे जब घर में सब बहन भाई इकट्ठे होते थे तो अब्बा किसके बारे में कहते थे कि अच्छा, मैं कहता हूँ कि अच्छा ये जो है ना ये मेरी तरह बन सकता है? अच्छा, ये आपने सबसे ज़्यादा यूनिक सवाल किया। जितने भी इंटरव्यू वगैरह किए कोई ऐसी बात नहीं करता। मेरा हम सब में चौथे नंबर पे जो भाई है ऑन मोहम्मद, उसको मतलब मेरे वालिद साहब ने इमेजिन किया हुआ था कि मुझे लगता है कि ये मेरी सीट लेगा। सबसे छोटा बेटा? सेकंड लास्ट ऑन। ओके। अच्छा, तो वो अब आपने जब ये काम शुरू किया, आपने आपकी वीडियो भी हमने देखी, तो मतलब कि जो भाई हैं वो कहते हैं कि अच्छा अब हमने जो है ना बड़े भाई जैसा बनना है, क्योंकि अब्बा ने तो सेकंड लास्ट वाले को कह दिया था। वो सेकंड लास्ट वाला है, वो थोड़े शाय किस्म के हैं। वो म्यूज़िक में इतना इन नहीं है, उनका थोड़ा आर्मी की तरफ है माइंड, लेकिन हो सकता है मेरा भी नहीं था बिल्कुल, हो सकता है आगे जाके हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि आगे चल के दोनों भाई मेरे कंधा बने, आगे सहारा बने। बिल्कुल। अब से जो कलाम पेश करना ज़ाहिर है ये एक मामला, लेकिन वो जो एक मुनफरद अंदाज़ होता है ना, वो ज़ाहिर है हर शख्स एक मुनफरद अंदाज़ होता है उसकी अदायगी का, और अमजद भाई की अदायगी का जो अंदाज़ है वो बड़ा मुनफरद था। तो आपने वो कॉपी करने की कोशिश की या वो देख के ऑलरेडी आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो स्टाइल था? ये तो जेनेटिक होता है। जेनेटिक है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा कॉपी कर सकूं अपने छोटे दादा। मेरे जो उस्ताद भी हैं, मैं उनका गंडाबंद शागिर्द हूँ, हाजी मकबूल अहमद साबरी। तो मेरी कोशिश होती है, वो मेरे एक तरीके के आइडियल हैं, तो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि मेरा जो अंदाज़ पढ़ने का कलाम है वो मेरे दादा हाजी गुलाम फरीद साबरी जैसा है। अच्छा। वो क्योंकि दादा का ही तो स्टाइल बेटे में आया था। हाँ। और उनका फिर स्टाइल अब या तो आप में या तो डायरेक्ट दादा से ही डायरेक्टली आप में आ गया, ये कह लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है इस वीडियो के बाद कि कहा जा रहा हो कि थोड़ा वक्त निकालें और एक महफिल का एहतमाम करते हैं और आपको बुलाएं कि टाइम लें आपसे? अभी बहुत हुआ है। दरअसल आज मैंने वापस चले जाना है लाहौर। अच्छा। हम लाहौर शिफ्ट हो गए हैं बेसिकली। तो मेरी आज रात की फ़्लाइट है, मैंने वापस चले जाना है। तो मुझे अभी इधर मैं लिफ्ट में ही था तो मुझे कॉल आई थी कि जी आज 11 बजे महफिल है। अच्छा। तो मैंने उनसे माजरत कर लिया कि मैंने नहीं हूँ यहाँ पे, मैं चला जाऊँगा। तो फिर होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे जब से मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया बहुत काम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला आगे भी देगा इंशाल्लाह। तो जो पहली हमने जो आपकी वीडियो देखी, ये एक पहली दफ़ा था ऐसा कि आपने ऐसे अपने अब्बा का स्टाइल या जो आप कह रहे हैं कि आपके दादा का स्टाइल था, तो लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स क्या थे, किसकी झलक उन्हें नज़र आ रही? जी, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह थे कि अच्छा, जो 50% अवाम थी उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमजद भाई, डिट्टू अमजद भाई जैसे लग रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप अपने दादा में मिल रहे हैं। 50-50 हो गया। हाँ, लेकिन मुझे पहले लगता था कि शायद मैं अंदाज़ जो है वो डैडी का कॉपी करता हूँ। हाँ। तो लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ किया, फिर मुझे मेरी वालदा ने भी बताया कि, और फिर मेरे घर वालों ने बताया कि तुम डैडी से ज़्यादा दादा का टच आता है तुम। ओके। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उसे थोड़ा सीरियस लिया, और फिर अब मुझे भी भरोसा है कि शायद 20% कहीं टच आ जाता है दादा का। 20% आपको लगता है टच आ जाता है? अच्छा मुझे आपको लगता है कि दादा और फिर ज़ाहिर अमजद भाई और ये लेगेसी को लेकर आगे चलना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ज़ाहिर औलाद के कंधों पे होती है, और ज़ाहिर अब आप उसको लेकर भी चल रहे हैं, आपने उस तरफ कदम बढ़ा दिए, आपने प्रैक्टिस किया, नाउ यू डूइंग इट। आप इसको उतने ही सीरियसनेस के साथ आगे लेकर अब चलना चाहते हैं, उसी जिम्मेदारी को उठाकर आगे चलना चाहते हैं, जाके आपको लगता है कि नहीं मैं इसको साथ रखूँगा, मैं आई विल ट्राई इफ आई कैन डू इट, अदरवाइज शायद ज़्यादा नहीं? नहीं।
नहीं, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि मेरे पीछे ऑलमोस्ट 70 साल की मेहनत वेट कर रही है। 40 साल की मेरे दादा की, 30 साल की मेरे वालिद साहब की मेहनत मेरे पीछे वेट कर रही है, और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझसे कि यार ये कुछ डिफरेंट करेगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों की जो डिमांड है उसको पूरी कर सकूं। अच्छा, एक बात मुझे मज़ीद और भी बताएं कि ये भी हमने सुन रखा है कि ज़ाहिर है वालिदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग से मुताल्लिक, और ये भी हमें लगता है देखकर कि ठीक है वो लेगेसी वाला मामला एक तरफ, लेकिन उस लेगेसी को लेकर आगे चलने के लिए जो पुश दी जाती है वो आपकी वालिदा की तरफ से आपको दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे प्लीज़ बताएं कि ये क्या है? जी, हमारी वालदा, मेरी वालदा, उन्होंने बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, हर चीज़ से, हर किस्म से सपोर्ट किया, और मतलब रातों को मेरे साथ जागी हुई हैं। अच्छा। और काम करना है, जैसे अब मेरे कभी स्कूल का और जिस म्यूज़िक का मैंने आपको बताया, तो कभी हो जाता है कभी कभार के ना उसको कॉलेज का काम नहीं हो सकता पूरा, और वो मिलके मेरे साथ कराती हैं। और उन्होंने अभी भी, और यकीन करें अभी वो देख रही होंगी चैनल, उन्होंने मुझे कहा था मेरी जाके वहाँ तारीफ़ें करना है। मैं तो कहता हूँ खुल के तारीफ़ें करें, माँ की जितनी तारीफ करो कम है। माँ, मेरे हिसाब से उनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज या सेंटेंस नहीं है जिसमें उनकी जो मतलब गुड डीड्स हैं मेरे लिए मैं उसको मैं बयान कर सकूँ। सही है। अच्छा, तो अम्मा, अब जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो अम्मा ने कमेंट दिया ना कि नहीं दादा की झलक नज़र आ रही है, तो अब अम्मा क्या कहती हैं जब आप, अब जैसे आपको कॉल्स भी आते हैं कि एक महफिल है तो आप आ जाएं, तो अम्मा का क्या रिएक्शन होता है कि अम्मा का ख्वाब पूरा हो रहा है, दिल को सुकून, तसल्ली मिलती है? खुश तो हो रही हैं, और लेकिन अभी मैंने इधर ठहरना था, और कराची में मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया इधर कराची में, तो मतलब मेरा एक यकीन करें 20 मार्च और 27 मार्च की बुकिंग डन थी। एडवांस भी मैंने ले लिया था, और मैंने कहा छोड़ो मेरा दिल घबरा रहा है, तुम वापस आ जाओ। फिर मैंने वो इवेंट कैंसिल किया, मैंने एडवांस वापस किया कि मैंने कहा नहीं अब मामा's boy नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माँ की दुआएं हैं, वो तो साथ होंगी तो आगे कामयाब होगा बंदा। इसमें कोई शक नहीं। ज़ाहिर है अमजद भाई के बाद स्पेशली जो 4-5 साल गुजरे, और ज़ाहिर छोटे हैं आप सब बहन भाई छोटे ही हैं अभी, मैं इसलिए कहूँगा कि इनको भी लेकर आगे चलना, इनकी तालीम को मैनेज करना, इनकी सारी रूटीन को मैनेज करना, तरबियत पे फोकस करना, और फिर मैं दोबारा कहूँगा कि उस लेगेसी को आगे लेकर चलना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है, और आपकी वालिदा ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। ये मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो सिंगल पेरेंट होता है ना कोई, वो उसके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब ज़ाहिर है हम इतनी बात तो करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ मौजूद हों और हम इसका फ़ायदा ना उठाएं। हाँ, इस आगाज़ में बात हुई हो अमजद भाई के कलाम की, और अब चूँकि आपका जो कलाम इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा पहले वो सुनवाते भी हैं आपको, और फिर कोशिश करेंगे कि लाइव भी अगर कुछ माहौल बन जाए तो। चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे, ताजदार हरम ओ निगाह करम, ताजदार हरम ओ निगाह करम, हम दिन भी संवर जाएंगे, ताजदार हरम। मैं कशुआ मदीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, दस्त साकिए कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर
वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदार हरम हरम हरम। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़। क्योंकि इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो एकदम से भारी आवाज़, वो पिच, वो फील और कलाम, तो बहुत खूबसूरत कलाम का ज़रा आपने इंतखाब भी किया। बहुत अच्छा लगा कलाम सुन के, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजद्दिद, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। इंशाल्लाह दोबारा कराची आएंगे तो फिर से हम आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू जी। वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम बात करते हैं इंसानी मसाइल की, तो इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो मुझे लगता है, जिससे शायद मैं भी कभी गुजरी, वो होता है डिप्रेशन का। और उस डिप्रेशन में इंसान बहुत सारे आपको भी डिप्रेशन हुआ था? Exactly, मुझे भी डिप्रेशन होता है। लगता है खूबसूरत लोगों को डिप्रेशन नहीं होता। इतना मुस्कुराता चेहरा, इसके पीछे डिप्रेशन होगा कभी? डिप्रेशन होता है। और वाकई ऐसा हुआ था कि मैं सोच रही थी कि बस अब मुझे वाकई ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। हकीकत है ये। 2018 के लास्ट में बात कर रही हूँ। खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदकशी की तरफ जाते भी हैं, लेकिन इसका एक हल ये है कि आप उनसे बात करें। हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, आपको हम दिखाते हैं वो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल 1 लाख अफराद ऐसे हैं जो खुदकशी का सोचते हैं, और उनमें से 14,000 ऐसे हैं जो ये इंतहाई कदम उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। कैसे बचाया जा सकता है उनको? सिर्फ बातचीत करने से क्या मसाइल हल हो सकते हैं? क्या बातें दवाई का मुतबादिल हो सकती हैं? क्या उनका इलाज इस तरीके से हो सकता है कि वो इंतहाई कदम ना उठाएं? फिर वो अफराद जो सोचते हैं और इंतहाई कदम उठाते तो नहीं, लेकिन वो सोच से आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी रुक सी जाती है, थम सी जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई मामलात रुक गए हैं। उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाया जा सकता है तो कैसे? उनके अंदर हिम्मत पैदा हो सकती है तो कैसे? आज इस अहम मौजू पर हम करेंगे गुफ्तगू। ये रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। जनाब, वीडियो हमने आपको दिखाई। इस वीडियो पर बात करना, इसकी डिटेल में जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक वाहिद ज़रिया है बात करना, बात करने से हम बहुत सारे लोगों को ये इंतहाई कदम उठाने से रोक सकते हैं, तो फिर ये भी सोचना ज़रूरी है कि बात करने का अंदाज़ या बात करने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें, क्या वो इतने मौसर हैं कि वो सामने वाले को इस चीज़ से रोक सकें, या इसके अलावा भी कोई और तरीका है, या हमारे मुआशरे में आज इतना डिप्रेशन क्यों है। इसी तमाम तर मामले को समझने के लिए शाताज शाकिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, आपकी स्माइल, बहुत सारे लोगों के चेहरे हंसते खिलखिलाते हमें नजर आते हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे यकीनन एक कहानी ऐसी छुपी ज़रूर होती है जो पूरी दुनिया के सामने, या जब वो काम करने वाले माहौल में होते हैं उस वक्त तो सामने नहीं लेकर आते, लेकिन जब अकेले होते हैं उस पर सोचते हैं, और वो सोच इतनी गहरी हो जाती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि बस मौत ही इसका हल है, कदम उठा लो, खुदकशी कर लो, अपना खात्मा कर लो। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि खुद को अकेले कर देना। आपने देखा होगा लोग बातचीत कम करना बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल कॉर्नर में चले जाते हैं। पहले वो दोस्तों से मुलाकात वो कम होती है, फैमिली से थोड़ा सा अलग थलग रहना शुरू होते। जब हम अकेले रहना शुरू होते हमें बहुत सोचें आती हैं, और वो सोचें कहीं ना कहीं हमें तंग करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद अब रहा नहीं है, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और हमें ये नज़र आता है कि अच्छा मेरे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनको एक रास्ता ये नज़र आता है कि चलो खात्मा कर लेते इस लाइफ का, कोई उम्मीद नहीं है। तो ये डिप्रेशन के ही साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, और आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। इवन 2020 की जो कोविड की वजह से जो चीज़ें हुई थी, उसमें भी देखा गया है कि डिप्रेशन का रेट काफ़ी बढ़ गया, और सुसाइड रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए कोविड में। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने ये सिर्फ इसलिए कदम उठाया क्योंकि वो या तो क्वारंटीन थे, या फिर जॉब से परेशान थे, या फिर घर में माली हालात की वजह से मुश्किलात थी। आपने देखा होगा कोविड की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत एक जो है ना एलिमेंट होता है डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए। लोग इंसानों से कट ऑफ हो गए थे, अकेले रहना शुरू, और एकदम से चीज़ें अनसर्टनिटी हो गई थी। लोग बात नहीं कर पा रहे, कोई रो रहा है, अगर किसी की डेथ हो गई तो वहाँ ना जा सके, ग्रीफ का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो उस दौरान जो है इंसान का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है, घबराहट भी बढ़ी है, जो है डिप्रेशन का रेट भी काफ़ी बढ़ गया है उस टाइम से।
और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें आ रही हैं रास्ते में, इंसान ठीक हो रहा है, थोड़ा सा माहौल में ढल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से खुदकुशी में जो है बहुत इजाफा हो गया है। अच्छा, चूंकि हमने फिगर शेयर की, बिकॉज ज़ाहिर है जो द स्किन हेल्थ इनिशिएटिव की वीडियो थी हमने जो पहले दिखाई, 1 लाख अफराद का ये सोचना, आई एम श्योर एंड आई एम श्योर कि आप सेकंड भी करेंगे इस बात को कि ये फिगर इन एक्चुअल इन पाकिस्तान ये बहुत ज़्यादा 1 लाख जो हम कोट करें बहुत कम है। चूँकि अगर आप लोगों से सवाल करें तो शायद हर दूसरा शख्स आपको ये कहेगा कि हाँ, ज़िंदगी के किसी हिस्से में मैंने ये सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये बहुत आपने अहम बात बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है, रिपोर्ट्स में भी देखा गया है कि ख़वातीन में 9 ख़वातीन में 1 औरत ऐसी होती जिसने डिप्रेसिव एपिसोड से गुजरी भी होती है। 9 में से 1। 9 में से 1, और ये रेशो अब बढ़ने लगा है। इन 9 में से जो 1 की आप बात कर रही हैं, क्या मैं अगर इसका ब्रेकडाउन पूछना चाहूँ आपसे कि वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ उसकी क्या रेशो है? वर्किंग वुमेन में ये रेशो ज़्यादा है या कि जो घरेलू ख़वातीन है उसमें ज़्यादा? ये डिपेंड करता है उनकी लाइफ में स्ट्रेसर्स कैसे हैं। ठीक है, अगर देखिए जो भी औरत होती है वो 24 आवर्स काम ही कर रही होती है, चाहे वो घर में हो। वेरी राइट। ठीक है, नहीं पर ज़ाहिर जो एक वर्किंग वुमेन है उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, और जो एक डोमेस्टिक अगर मैं बात करूँ यानी जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर में बैठी खातून हैं, नॉट जस्ट हाउस वाइफ्स इवन, उनके इशूज़ डिफरेंट हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो उसके हवाले से अगर हम देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये देखते हैं कि ख़वातीन में वैसे ही ये चीज़ बहुत डिप्रेशन दोगुना होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द हज़रात। और ये इससे बर्दाश्त करना भी डिफरेंट होता है। इससे निपटने की सलाहियत भी ख़वातीन की ज़्यादा होती है, थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, ये देखा गया है कि औरतों में दुगना है ये डिप्रेशन का होना। ठीक है, और मर्द हजरात तो फिर वो अलग कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। लेकिन ताज, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ख़वातीन में ये ज़्यादा क्यों है? वो बात नहीं कर पाती, उनको कोई समझने वाला नहीं होता। मर्द हजरात तो चले बाहर बैठे चाय की टेबल पे गुफ्तगू कर ली, दोस्तों को बता दिया। ख़वातीन क्या बात नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, किसी को इजहार नहीं कर पाती, इसलिए उनमें ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, ख़वातीन के रोल्स बहुत हैं। एक माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो बेटी भी होती है, उन पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि ये भी काम करना है, वो भी करना है। अगर वो आपने जैसे कहा कि वर्किंग वूमेन है, ठीक है, बाहर को भी देखना है, ठीक है, घर पे आके भी डबल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है रोल्स की वजह से, एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कि वो ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात। वो बाहर होंगे, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा मुलाकात करेंगे, लेकिन ख़वातीन जो है ना ज़्यादातर अंदर रख लेती हैं। और कुछ ख़वातीन ने इस पे बात भी की है ना, कुछ गुफ्तगू भी की है। पहले हम वो दिखा देते हैं, फिर वापस हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आप बड़ी मजबूत होती है, कैसे वो अपने हालात बदलती है वो ये जानती है, वो हिम्मत करती है, और वाकई फिर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। जिस भी शोबे से खातून का ताल्लुक हो, क्योंकि हमने कुछ ख़वातीन की गुफ्तगू भी सुनी, ये हिम्मत उस औरत ने खुद ही पैदा की, ये उसे खुद पैदा करनी है। ये उसने सोच लिया कि nobody else is going to help me, I have to do it by myself। तो ये जो सोच है कि I have to do it by myself, ये इनकलकेट करनी है सोसाइटी में, इससे चेंज आएगा। इससे ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना सहारा खुद तो बनना है। ठीक है, एक अपने आप को हौसला देने के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे आगे बढ़ना है, अपनी सोचों को जो है पॉजिटिव रखना है, लेकिन हमें एक सपोर्ट सिस्टम की या उसकी बहुत ज़रूरत होती है। सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी बिल्कुल। ऐसा शख्स जो कि डिप्रेस है और आप बड़े दिल से उसको इस डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं, बट ज़रा यू आर नॉट प्रोफेशनल, आप वो तरीक़ेकार नहीं जानते जो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जानता है। तो आप अगर ये समझें कि मैं करना तो चाह रहा हूँ हेल्प, लेकिन ये जो बात कर रहा है कर रही है ना, ये बात नहीं ठीक, और आप कहें नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा होता नहीं है, तो ये वाले जुमले होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये सोच गलत है, नहीं नहीं इसको निकालो ज़हन से, तो इससे क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? ये कहना उस इंसान को जो डिप्रेस्ड है कि सोच निकालें, अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी। ये डिप्रेशन जो है एक बीमारी कहते हैं हम इसे, ठीक है, एक मेंटल इलनेस कहते हैं। ज़्यादातर वो इंसान को आप कहना कि सोचों में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो सब सुनेगा भी नहीं।
ठीक है, उसको तो पता है कि मेरे साथ है मसला, तो आप कौन है बोलने वाले? लेकिन वो कहते हैं कि आप उस वक्त तक शायद किसी की कंडीशन नहीं समझ पाते जब तक आप उसकी जगह पे ना खड़े हो, जब तक आप आप उस वक्त नहीं समझेंगे जब तक आपको पता ना हो कि वो किस चीज से गुजर रहा है। एग्जैक्टली, और बात करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद शाहताज और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। तो कुछ जिम्मेदारी तो हमारी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे बड़े प्यारे लोग हैं, अगर आपको जरा सा महसूस हो कि उस मुस्कुराहट के पीछे कोई टेंशन है, जस्ट टॉक टू देम, पूछ लें, या अगर नहीं पूछना चाह रहे और हो सकता है कुछ पर्सनल मामला में महक, तो आप उन्हें जस्ट डिस्ट्रैक्ट करें, जस्ट टेक देम आउट फॉर अ मूवी और समथिंग, शॉपिंग या वॉक पे ले जाएं, तो उससे उनका जो माइंड है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिल फील हैप्पी। दुआएं मिलेंगी जनाब आपको, और दुआएं मिलेंगी हमें कि हम इतनी अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर तो अलार्म बज गया है, अलार्म क्या है कि सुसाइड थॉट का आना, तो फिर आप यकीन करें कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, तो फिर आपने किसी प्रोफेशनल के पास लाजमी एक बड़े प्यारे तरीके से